Arvind sir is the person who made mechanical engineering easy, जिन्होंने आसान बना दिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग को. एंड आई डेफिनेटली ओ माई सक्सेस टू अरविंद सर. चलिए एक बेसिक सा टॉपिक है जिसको अपन डिस्कस करेंगे, दैट इज टूल फेलियर. कोई भी कटिंग टूल है वो कोई अपने को ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाना है, सिंपल कॉमन सेंस अप्लाई करो. कोई टूल कैसे फेल हो सकता है? फेल हो गया मतलब मेरे को टूल को बदलना है, तो किस कंडीशन में मेरे को टूल को बदलने की जरूरत पड़ेगी? चलो ठीक है, अभी अपन बात कर रहे थे टूल फेलियर की. ठीक है, अब तुम लोग अपने कॉमन सेंस से बताओ कि टूल फेलियर कैसे हो सकता है. अब मेरे को टूल बदलना है, क्या कारण होंगे कि मेरे को टूल बदलने की जरूरत पड़ेगी? घिस गया होगा. ठीक बात है, यही प्राइमरी कारण होता है. वो घिस गया, कुछ सही शब्दों में कहते हैं वियर आउट हो गया. दैट इज द प्राइमरी रीजन. सिर्फ यही कारण हो सकता है. वेरी गुड. जो मैं टूल लेके आया वो ब्रेक हो गया. ब्रेक हो गया मतलब टूट गया. टूट गया तो मेरे काम का नहीं रहा, मेरे को उसको चेंज करना पड़ेगा. और क्या हो सकता है? टूटा नहीं, टूटा नहीं लेकिन बेंड हो गया. बेंड हो गया मतलब क्या हो गया? प्लास्टिकली डिफॉर्म हो गया. दोस्तों टूटा नहीं, प्लास्टिकली डिफॉर्म भी नहीं हुआ, क्या उसके बाद भी टूल खराब हो सकता है? टूल जो है वो वियर आउट हो सकता है. राइट. अब दोस्तों यहां पे बात समझने की ये है कि ये पहले दो जो फेलियर हैं, ये फेलियर तभी होंगे जब एरर होगा. एरर किसके पार्ट से? या तो डिजाइनर ने प्रॉपर तरीके से टूल को डिजाइन नहीं किया, या जो मटेरियल था वो डिफेक्टिव था, या जो उसको यूज करने वाला था ऑपरेटर था, उसने उसको सही तरीके से ऑपरेट नहीं किया. तभी टूल ब्रेक होगा या प्लास्टिकली डिफॉर्म होगा. बोलने का मतलब क्या हुआ कि अगर टूल ब्रेक हुआ या प्लास्टिकली डिफॉर्म हो गया, इट मींस कि किसी की गर्दन पकड़नी पड़ेगी. कोई ना कोई तो गलत जरूर था, नहीं तो ये काम नहीं होता. एग्जाम्पल लेके आता हूं. तुम एक रेजर खरीद के लाते हो, वो अभी तुम शेव करना शुरू किया, हैंडल हाथ में आ गया, क्या होगा? दौड़ते हुए जाओगे शॉपकीपर के पास में कि साला क्या बेकार सामान दिया. ब्रेक हो गया, तुमको गुस्सा आया क्योंकि कहीं ना कहीं तो गलती थी. अभी बढ़िया रेजर को 3 महीने यूज किया और फिर अब काट नहीं रहा, पहुंच जाओ दुकानदार के पास, एक कैसा रेजर दिया, 3 महीने से काम कर रहा था, 3 महीने से बढ़िया चल रहा था, अब काम नहीं कर रहा, बदल के दे. तो बदल के नहीं देगा, पलट के देगा. पलट के देगा. तो ये वियर आउट जो है इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते. अगर आप रेजर लेके आओगे तो अगर उसका हैंडल बेंड हो गया तो किसी ना किसी की गलती कहीं ना कहीं पे थी. या तो मैन्युफैक्चरर की गलती थी, या आपने ऑपरेट
गलत तरीके से किया होगा, इस कारण टूटा होगा, नहीं तो टूटने को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो ये दोनों घटनाएं अगर हो रही हैं तो ये मैन मेड एरर है, यानी इसके लिए आप किसी ना किसी को रिस्पॉन्सिबल आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। पर ये तीसरा फिनोमिना जो है वियर आउट, इट कैन नॉट बी अवॉइडेड, यह होना ही होना है। सबसे हार्ड मटेरियल कौन सा होता है, पढ़ चुके हैं हम, डायमंड। अगर मैं एक डायमंड का चाकू बनाऊं और उस डायमंड के चाकू से मैं बटर कट करूं, बटर यानी कि सॉफ्टेस्ट और डायमंड यानी कि हार्डेस्ट, तब भी कुछ सालों के बाद या कुछ 100 सालों के बाद आपका वो डायमंड का चाकू भी वियर आउट होगा। इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि वियर एक फिनोमिना है जिसकी वजह से टूल का फेल होना निश्चित है। आदमी का मरना क्यों निश्चित है, क्योंकि सेल्स की एक लाइफ होती है और सेल के बाद वो सेल फिर डेड हो जाता है और उस समय फिर बॉडी नए सेल्स जनरेट करती है। फिर एक बॉडी का ये आता है कि वो नए सेल्स उतनी तरीके से जनरेट नहीं कर पाती है, तो डेड सेल्स ज़्यादा होते हैं और लिविंग सेल्स कम होते हैं, दैट एवरीबॉडी हैज़ टू डाई। तो वियर आउट वही फिनोमिना है जो मृत्यु सत्य है तो वियर आउट होना भी सत्य है, वियर आउट होगा। मैंने दो बातें बोली कि ब्रेक हो गया या प्लास्टिकली डिफॉर्म हो गया तो किसी की गर्दन पकड़ लो, अब वियर आउट तो होना ही है, चाहे कितने भी इंटेलिजेंटली मैं डिजाइन करूं वियर आउट होगा। तो ये सब्जेक्ट पढ़ने का जरूरत ही क्या है, ये तो होना ही है, इसको पढ़ने की क्या जरूरत है, ये तो होना ही है। किसको रिप्लेस कम कर रहे हैं, अब ये देख तेरे को मरना तो है, अब इसका मतलब है कि दबा के बटर खा ले, दबा के खा ले, क्योंकि मरना तो है। तो आप क्या कर रहे हो, आप जो अनअवॉइडेबल था उसको नियर लेके आ रहे हो, आप उस अनअवॉइडेबल को अवॉइड कर सकते हो, डिले कर सकते हो। तो ये वियर आउट का फिनोमिना हम पढ़ते हैं सो दैट वी कैन डिले द वियर आउट। वियर आउट को डिले करने के लिए हमें वियर के बारे में पढ़ने की जरूरत है। चलो अब अपन देखते हैं कि वियर एक्चुअली होता क्या है। वियर बेसिकली 3 टाइप के वियर होते हैं। वन, अब्रेशन वियर, अब अब्रेशन वियर क्या होता है, देखो वियर तभी होगा जब दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। तो हमारे टूल और वर्कपीस के बीच में हमेशा रिलेटिव मोशन होता रहता है। मैंने बोला कि बटर को आप कट करोगे नाइफ से, डायमंड की नाइफ से, तभी भी तो के बीच में रिलेटिव मोशन हो ही रहा है। तो रिलेटिव मोशन की कंडीशन में क्या होता है, हम जानते हैं कि कोई भी सरफेस चाहे वो कितनी भी स्मूथ दिखे, रियलिटी में वो स्मूथ नहीं होती। अगर मैं उसकी सरफेस को माइक्रोस्कोप में लेके जाऊंगा तो उसमें मेरे को अप्स एंड डाउन्स दिखाई देंगे। ये मान लो कि टूल की सरफेस है, तो ऐसे ही जो वर्क की सरफेस होगी उसमें भी पीक्स और वैलीज बनेंगे। देखो बच्चों अब क्या होगा, अब ये टूल का एक एग्जांपल के लिए हम समझते हैं, ये टूल का पीक है और ये वर्क का वैली है, राइट। अब आप टूल को मूव करो, रिलेटिव मोशन लेके आओ। अब टूल को मूव करना है तो कभी मोशन पॉसिबल हो जाएगा, कभी हो पाएगा, इसको टूटना पड़ेगा या फिर इसको टूटना पड़ेगा। मोशन तभी पॉसिबल होगा या तो ये पीला हिस्सा हटे या ये लाल लाल हिस्सा कटे, करेक्ट है। अब हम क्या जानते हैं कि टूल को हम हार्ड रखते हैं, किस लिए हार्ड रखते हैं,
ताकि ये रेड हिस्सा जो है वो कट ना हो, जो कट हो वो वर्क पीस में हो, यानी कि जो वियर आउट हो वो वर्क पीस हो, टूल ना हो। लेकिन कितना भी हार्ड हो, कुछ ना कुछ हिस्सा इसका भी एलिमिनेट होगा। तो अब्रेशन वियर एक ऐसा वियर है विच कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। अगर रिलेटिव मोशन होगा तो एब्रेशन वियर होगा। एब्रेशन वियर होगा, चाहे आप कितना भी प्रॉपरली डिजाइन करो, आप एक चीज को एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, वो है एब्रेशन वियर। इसके अलावा दो टाइप के और वियर होते हैं। एक को हम कहते हैं एडहेशन वियर। अब ये एडहेशन वियर क्या होता है दोस्तों, जरा इसको समझो। ये भी रफनेस के कारण ही होता है। दोस्तों ये टूल है, ये वर्क है। जब दो बॉडी के बीच में मोशन होगा, और हम पहले देख चुके हैं कि इस मोशन को ये जो पीक्स और वैलीज हैं इसको अपोज कर रहे हैं, यानी कि एक रेजिस्टिव फोर्स है। तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी विल कॉज पावर। F into V is the power, power is the energy, and ultimately the energy will be converted in heat. अब बच्चा हीट की वजह से क्या होगा कि ये टूल का हाई और वर्क पीस का हाई ये आपस में वेल्ड हो जाएंगे। टूल का हाई और वर्क पीस का हाई आपस में वेल्ड हो जाएंगे, राइट। अब टूल को और वर्क पीस को मूव तो करना है, तो वर्क कैसे मूव करेंगे? ये वेल्डेड पोर्शन जो है इट हैज टू गो अवे। तो बच्चा ये जब ये वेल्डेड पोर्शन जब बाहर जाएगा तो कुछ हिस्सा टूल का लेके जाएगा, कुछ हिस्सा वर्कपीस का ले जाएगा और कुछ हिस्सा टूल का ले जाएगा, यानी कि टूल वियर होगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या इसको अवॉइड किया जा सकता है? इसको हम डेफिनेटली अवॉइड कर सकते, डेफिनेटली मतलब बहुत ज़्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं। इतना मिनिमाइज कर सकते हैं कि ये निग्लिजिबल लेवल पे पहुंच जाए। देखो हो क्या रहा है, इन दोनों के बीच में वेल्डिंग हो रही है, और वेल्डिंग जो है वो दो कारणों से होती है। एक, हाई हीट, तो आप कूलेंट का इस्तेमाल कर लो जिससे आप हीट को रिड्यूस कर सकते हो, लेकिन कूलेंट भी सारी हीट को रिमूव नहीं कर पाता। दूसरा चीज होता है कि जब आप वेल्डिंग कर रहे हो तो दो मेटल्स के, मेरी बात समझ में आ रही है, दो मेटल्स के बीच में एटॉमिक बॉन्ड बनता है। अगर वो एटॉमिक बॉन्ड ही ना बने तो वेल्डिंग नहीं हो सकती। क्या मैं मिट्टी और स्टील को वेल्ड कर सकता हूं? नहीं, मिट्टी खाली जाके वहां पे इंप्योरिटी क्रिएट करेगा, वेल्ड नहीं होगा। तो वेल्ड होने के लिए उनके बीच में एटॉमिक बॉन्ड बनना चाहिए। तो अगर ये बंदे केमिकली इनर्ट होंगे, मतलब टूल और वर्क पीस, तो इनके बीच में केमिकल बॉन्ड, एटॉमिक बॉन्ड बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब इस वियर को हम एलिमिनेट लगभग कर सकते हैं। कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? कूलेंट का इस्तेमाल करें और सही सिलेक्शन करें हम टूल मटेरियल का फॉर अ गिवन वर्क पीस मटेरियल। क्लियर हुआ? तो वियर में हमने देखा कि एक था अब्रेशन वियर जिसको अवॉइड या एलिमिनेट कंप्लीटली नहीं किया जा सकता, एडेशन वियर को किया जा सकता है। इसके बाद एक और वियर होता है जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। द थर्ड टाइप ऑफ वियर इज नोन एज डिफ्यूजन वियर। अब डिफ्यूजन वियर का मैंने एक एग्जांपल आपको पहले दिया था।
मैंने आपको जब कटिंग टूल मटेरियल्स पढ़ाए थे तो वहां पे मैंने एक बात बोली थी कि अनकोटेड कार्बाइड टूल का इस्तेमाल हम स्टील की मशीनिंग के लिए नहीं कर सकते। क्या रीजन बताया था मैंने? हम्म अनकोटेड कार्बाइड में होता है कोबाल्ट, और कोबाल्ट और आयरन आपस में होते हैं दोस्त। तो कोबाल्ट जैसी देखता है आयरन खड़ा है, वो अपना घर बार छोड़ के चले जाता है आयरन के घर में। और कोबाल्ट जो होता है वो टूल को बांधने का काम करता है। तो यहां पे क्या हुआ कि टूल में प्रेजेंट एक मटेरियल अपना घर छोड़ के भाग गया, तो उसके कारण से जो वियर हुआ, क्योंकि डिफ्यूज हो गया दूसरे मटेरियल में, डिफ्यूज हुआ ना, कोबाल्ट जो है वो आयरन में डिफ्यूज हुआ, तो दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन वियर। तो क्या इसको एलिमिनेट कर सकते हैं? डेफिनेटली आप ऐसे मटेरियल को सेलेक्ट करो जो इसमें डिफ्यूजन ना हो, या फिर उसके लिए कोटिंग का ऑप्शन जो हमने पढ़ा था, तो ये वाला वियर भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब सबसे सिंपल और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, टूल फेलियर का डेफिनेशन। तो टूल फेलियर को हम डिफाइन करते हैं, अ टूल is said to be fail when flank wear reaches a value equals to 0.3 mm। जो टूल का फ्लैंक पोर्शन है, टूल ज्योमेट्री आप लोग जाके एक बार यूट्यूब पे सर्च करना, आपको टूल ज्योमेट्री दिखेगी। कि मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो फ्लैंक पोर्शन में जब वियर आउट होता है, वियर होता है वो 0.3 mm पे पहुंच जाता है, तो हम कहते हैं कि टूल फेल हो गया। अब ये 0.3 mm पहुंचा, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए टूल को ले जाके मेरे को माइक्रोस्कोप में चेक करना पड़ेगा कि फ्लैंक वियर कितना हुआ। जब फ्लैंक वियर 0.3 mm हो जाएगा तो मैं बोलूंगा टूल फेल, वी नीड टू चेंज द टूल। ओके, वेरी गुड। तो अब तो मान लो कि टाटा, हाँ, अब आप टाटा मोटर्स में काम कर रहे हो, आप या बीएसपी में काम कर रहे हो, लेथ पे आप काम कर रहे हो, और मैंने आपको पढ़ाया कि जब फ्लैंक वियर 0.3 mm हो जाएगा तो टूल को चेंज कर देना, टूल फेल हो गया। तो आप क्या करोगे? ऑपरेटर को काम पे लगाओगे, हर 2 मिनट बाद, वे चल जा लैब में चेक करके आ, 0.3 हुआ नहीं हुआ, ऐसे काम करोगे? मैं तो ऐसे ही बोला हूँ कि 0.3 mm हो गया तो फेल हो गया, चेंज कर दो। ऐसे काम करोगे ना तो मैनेजर ऑपरेटर को बोलेगा तू इसको लात मार के बाहर कर, तू बेटर है भाई, तू बेटर है, तू अच्छा काम करता है। ये तरीका हो नहीं सकता, क्योंकि जब मैं प्लांट में काम कर रहा हूँ तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि 0.3 mm है, 0.2 mm है, या 0.1 mm है। मेरे को इससे फर्क पड़ता है कि मेरा काम सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। मेरे सेटिस्फेक्शन से काम हो रहा है तो मेरे लिए टूल ठीक है, मेरे सेटिस्फेक्शन से नहीं काम हो रहा है तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि 0.3 है कि 0.2 है। मेरा सेटिस्फेक्शन अगर सेटिस्फाई नहीं होता है, जो मेरे को सरफेस रफनेस, सरफेस फिनिश चाहिए, या जो पावर कंजम्पशन मैं एज्यूम कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि काम गड़बड़ हो रहा है, देन आई नीड टू चेंज द टूल। मेरे लिए तब ये 0.3 mm का कोई मतलब नहीं है। तो बेसिकली जब मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ तो ये 0.3 का कोई मतलब नहीं होता। मैं इस 0.3 पे वापस आऊंगा। तो बेसिकली आप टूल लाइफ को कैसे डिफाइन करोगे? अ टूल एकदम सिंपल है, कॉमन, एक गंवार भी इस बात को समझेगा। टूल इज सेड टू बी फेल इफ इट इज नॉट परफॉर्मिंग
सेटिस्फैक्टरली। अगर मैं किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं तो मेरे लिए टूल फेलियर का मतलब क्या है? मेरे हिसाब से काम नहीं कर रहा है, अब मेरे को या तो टूल को रीग्राइंड करना पड़ेगा या टूल को चेंज करना पड़ेगा। मेरे लिए ये पॉइंट थ्री का कोई मतलब किसी भी हिसाब से नहीं बनता। बनता है क्या? भैया टूल बढ़िया काम कर रहा है, टूल वियर 0.5 पहुंच जाए, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? वो सर ने किताब में पढ़ाया था इसलिए थोड़ी ना मैं चेंज कर दूंगा, मेरा काम चल रहा है ना। तो मेरे लिए एक ही चीज मैटर करती है, मेरा सेटिस्फेक्शन। राइट, चलो। तो फिर अब बात आती है कि सर अब ये तो आप सही बताया कि सेटिस्फेक्शन ही बेस्ट चीज है, उसी के हिसाब से टूल फेलियर डिसाइड करना चाहिए। तो फिर ये 0.3 कहां से आ गया? अब ये तब काम आता है जब आप कोई रिसर्च पेपर लिखते हो, जब आप कोई रिसर्च का काम कर रहे होते हो। अब रिसर्च का काम में क्या होगा? देखो, प्रैक्टिकली क्या बोलता है? टूल सेटिस्फैक्टरी काम कर रहा है तो टूल ठीक है। अब एक बंदा अमेरिका में काम कर रहा है, एक बंदा चाइना में काम कर रहा है, ठीक है। अमेरिका वाले का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है? क्या वो चाइना वाले को पता है? अमेरिका वाला बोला यार मैं तो 10 मीटर पर मिनट की स्पीड में 10 मिनट चलाया, मेरा टूल फेल हो गया। चाइना वाला बोलता है मैं तो 40 मिनट चलाया, मेरा फेल नहीं हुआ। चाइना वाला 40 मिनट चलाने के बाद उसको जो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए था वो उसको मिल रहा था, अमेरिका वाले को 10 मिनट के बाद लगा कि नहीं यार, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब ये दोनों आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे? तो गलती हो जाएगी ना। अब अमेरिका वाला अगर चाइना वाले की बात सुन लेगा तो वो बोलेगा साला मेरा टूल खराब है तो 10 मिनट में फेल हो रहा है, चाइना वाले का तो 40 मिनट में फेल हो रहा था। ये डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि दोनों का सेटिस्फेक्शन लेवल अलग अलग है। तो फिर कैसे कन्वे करेंगे? 0.3 पहुंच गया, चाइना वाले को भी समझ में आ गया क्यों फेल हुआ, क्योंकि 0.3 पहुंच चुका है। एक सेटिस्फेक्शन लेवल को हमने एक नंबर दे दिया ताकि हम अपने रिजल्ट को दूसरों के साथ में कम्युनिकेट कर पाए। अदरवाइज मेरे को प्लांट में जाके 0.3 नापने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई है? 0.3 का मतलब क्या है हुआ? क्लियर हुआ? सेटिस्फेक्शन लेवल मेरा क्या है, तेरा क्या है, क्या पता? इज दैट क्लियर? अब मैं तो एक स्कूटर में भी सेटिस्फाई हो सकता हूँ और तेरे को BMW भी कम लग सकती है, तो सेटिस्फेक्शन लेवल दोनों का अलग अलग हो सकता है, तो उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? तो हमको एक नंबर देना पड़ता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलिए अब हम डिफाइन करेंगे टूल लाइफ। टूल लाइफ का जो बेसिक डेफिनेशन आपको मिलेगा वो होता है टाइम इंटरवल बिटवीन टू रीग्राइंड्स। ये टाइम इंटरवल का मतलब है मशीनिंग टाइम, इसको करेक्ट कर लो। मशीनिंग टाइम बिटवीन टू रीग्राइंड और चेंज ऑफ टूल। देखो बच्चों, आप कोई काम कर रहे हो, टूल का इस्तेमाल किया और 10 मिनट के बाद आपको लगा कि यार अब मेरे को इस टूल को सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्म नहीं कर रहा है। सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्म नहीं करने पे दो कंडीशन होती है। हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि हम लोग टूल बिट यूज़ करते हैं, तो अगर टूल बिट यूज़ करते हैं तो हम टूल बिट को निकाल के नया टूल बिट लगा देंगे, और अगर हम हाई स्पीड स्टील का टूल यूज़ कर रहे होते हैं तो उसको फेंका नहीं जाता, उसको ग्राइंडिंग मशीन पे ले जाके री ग्राइंड करके वापस हम यूज़ करते हैं। यानी कि मेरे को अपना काम रोकना पड़ रहा है टूल को रिपेयर करने के लिए या उसको चेंज करने के लिए। तो टूल को रिपेयर करने से पहले या उसको चेंज करने से पहले जितना मैंने मशीनिंग टाइम मेरे को मिला वो क्या कहलाएगा?
वो क्या लाएगा, टूल लाइफ। तो टूल लाइफ का यूनिट क्या होना चाहिए, टूल लाइफ का यूनिट क्या होना चाहिए, कैसे डिफाइन करूंगा मैं टूल लाइफ को। ठीक बात है ना, मशीनिंग टाइम है, तो टूल लाइफ का यूनिट क्या होगा, टूल लाइफ का यूनिट बेसिकली आप टाइम यानी कि मिनट में दोगे, मिनट या आवर में दोगे। लेकिन जब मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं तो मेरे लिए मिनट में कैलकुलेशन करना शायद कर भी सकता हूं, लेकिन शायद उतना मेरे लिए ईजियर ना हो। मैंने एक ड्रिल बिट लिया और उस ड्रिल बिट से मैंने 5 आइडेंटिकल होल किए, और 5 होल करने के बाद छठवां होल कर जब करने गया तो मेरे को लगा कि अब ड्रिल बिट चेंज करना है, तो मैं टूल लाइफ क्या बोल सकता हूं, 5 जॉब बोल सकता हूं मैं, 5 जॉब इसने प्रॉपर करके दिए। तो जो यूनिट है वो मैं नंबर ऑफ जॉब भी बोल सकता हूं, लेकिन जब नंबर ऑफ जॉब्स बोल रहा हूं तो सारे जॉब्स क्या होने चाहिए, सारे जॉब्स आइडेंटिकल होने चाहिए। नहीं तो पता चला एक आपने 10 सेंटीमीटर का होल किया, एक 15 सेंटीमीटर का होल किया, और आपने बोला 2 होल हुआ, ये बराबर बात तो नहीं हुई। 10 सेंटीमीटर के आप करते तो शायद 3 होल हो जाते, राइट। तो जॉब्स जो है, अगर जॉब्स पे मैं डिफाइन कर रहा हूं तो ऑल जॉब्स मस्ट बी आइडेंटिकल। या मान लो एक बहुत बड़ा शाफ्ट है जिसको मैं टर्न कर रहा हूं, अब मैंने उसको आधा मीटर टर्न किया, उसके बाद मेरा टूल मेरे को चेंज करना पड़ा, तो मैं टूल लाइफ को क्या दे सकता हूं, लेंथ में भी डिफाइन कर सकता हूं। बेसिक यूनिट तो टाइम है, ठीक बात है, लेकिन हमेशा हम टाइम को यूज करने जरूरी नहीं है। हम उसको नंबर ऑफ जॉब्स में भी ले सकते हैं, हम लेंथ में भी ले सकते हैं, हम वॉल्यूम रिमूव में भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टूल लाइफ का कैलकुलेशन करने से पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ के यूनिट डिसाइड करनी है। 99% लोग क्या करते हैं, हमेशा टूल लाइफ को टाइम में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो छोटे से प्रॉब्लम को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो आपको अपना कॉमन सेंस यूज करके टूल लाइफ किस यूनिट में रखना है वो यूज करना है। चलिए अब आती है एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन जिससे हर साल क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, दैट इज नोन एज टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन, that is v t to the power n equal to constant, right, where v is cutting velocity, मैं आपको यहां पे यूनिट नहीं लिख पा रहा, नॉर्मली जो यूनिट होती है मीटर पर मिनट होती है, लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ के डिसाइड करना है। क्यों कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। t is tool life, in the book you will find it is given in minute, but not necessary, I will always take tool life in minutes, right. n and c are constants, n को हम कहते हैं मशीनिंग इंडेक्स, मशीनिंग इंडेक्स, और c को हम कहते हैं मशीनिंग कांस्टेंट। ठीक है, अब मेरी बात को यहां पे ध्यान से सुनना, ऐसा क्वेश्चन गेट में कभी आता नहीं है या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं आता। वी टी एन इक्वल टू सी, राइट, आपको सी का वैल्यू दिया हुआ है, वी और टी का वैल्यू दिया हुआ है, एन का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। इन दैट कंडीशन सी का वैल्यू किस यूनिट में दिया हुआ है उसके हिसाब से आप वी और टी का वैल्यू फाइंड आउट करोगे, राइट, बट दैट इज नॉट द क्वेश्चन दैट अराइजेस इन द एग्जाम।
तो क्वेश्चन एग्जाम में आता क्या है? क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि अगर मैंने V1 स्पीड पे काम किया तो मेरे को टूल लाइफ T1 मिली। अगर मैंने V2 स्पीड में काम किया तो मेरे को टूल लाइफ T2 मिली। करेक्ट है? अब क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। अब बच्चे n की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? आप क्या लिखोगे? V1 बाई V2 इज इक्वल्स टू T2 बाई T1 टू द पावर n। अब V1, अब मेरे को क्या बात समझ में आ रही है? V1 और V2 सेम यूनिट में होना चाहिए, चाहे वो कोई भी यूनिट हो, चाहे वो मीटर पर मिनट हो, घंटे में हो, या कोई भी यूनिट हो, बस सेम होना चाहिए V1 और V2 का यूनिट और T1 और T2 का यूनिट। क्लियर है? तो कोई टेंशन नहीं है मेरे को कि मैं V1 और V2 को किस यूनिट में रखूं, क्योंकि आप डिवाइड कर रहे हो ना, तो बस कंडीशन है कि सेम यूनिट में होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो n मेरे को निकालना है, तो यहां पे मेरे को यूनिट से कोई मतलब नहीं है। अब n निकल गया, अब आपको क्या बोलेगा कि अगर V3 होगा, अगर V3 होगा तो टूल लाइफ कितना मिलेगा? T3। कैलकुलेट करो। तो आप क्या फॉर्मूला यूज कर दोगे? आप निकालोगे T3 बाई T1 टू द पावर n इक्वल्स टू V3 बाई, सॉरी, V1 बाई V3। n मिल गया, ठीक है। V3 आपको दिया हुआ है, what you have to keep in mind, V1 and V3 must be in the same unit, T3 and T1 must be in the same unit, so hence the unit is not important when I am solving the problem। तो जब मैं यूनिट में फंस जाता हूं तो छोटे से क्वेश्चन को, जो एक लाइन का क्वेश्चन होता है, मैं उसको अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट कर देता हूं। एम आई क्लियर? चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन दिस इज 5 मार्क क्वेश्चन। पहले गेट में 5 नंबर के क्वेश्चन आते थे। राइट डाउन अ बैच ऑफ 10 कटिंग टूल्स could produce, while cutting at 50 rpm with a feed of 0.25 mm per revolution and depth of cut 1 mm, a similar batch of 10 tools, similar batch of 10 tools of the same specification could produce 122 components while working at 0.25 mm per revolution, 0.25 mm per revolution and 1 mm depth of cut, 1 mm depth of cut. How many components can be produced with one cutting tool, with one cutting tool at 60 rpm? क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लिया ना? लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। कट गया क्या? आ गया? नहीं आया?
अरे 2 मिनट का सवाल है यार एकदम। चलो क्वेश्चन नंबर 1 अपन देखते हैं। डेटा पहले नोट कर लेते हैं। A batch of 10 cutting tools produce 500 components while working at 50 rpm, right? With a tool feed of 0.25 mm and depth of cut 1 mm. A batch of similar batch मतलब सेम प्रोडक्ट है, उसमें भी 10 टूल हैं, राइट, of the same specification could produce 122 component while working at 80 rpm with 0.25 mm जो पहले था, same with same depth of cut, correct? So what is changing? rpm. पहले n1 था, चेंज क्या हो रहा है उसको नोट करो। पहले n1 था 50 rpm, बाद में n2 हो गया 80 rpm, और क्या बदला? 50 rpm पे आप कंपोनेंट बना रहे थे जॉब्स 500, राइट, J2 122. Is that clear? What you have to do, you have to find out n3 is 60 and 60 के लिए J3 क्या होगा? क्लियर? अब बताओ क्या करने का है। v t to the power n इक्वल टू कांस्टेंट। अब v को क्या लूं और t को क्या लूं? देखो सब कुछ सेम है, तो ये n जो है वो rpm है, आई कैन टेक इट t1, I can take it T2 and I can take it T3. ना क्या सारी ला रहा बे, गलत लिखा हूँ, क्या लिख सकता हूँ इसको? सॉरी, इसको लिख सकता हूँ मैं V1 V2 V3, और इसको मैं लिख सकता हूँ T1 T2 T3, राइट? तो मेरे पास क्या रिलेशन आया? मेरे पास रिलेशन आएगा V2 by V1 equals to T1 by T2 to the power n. Am I clear? V2 is 80, V1 is 50, T1 is 500 and T2 is 122 to the power n. So here I can get the value of n. क्या आ रहा है? ये क्वेश्चन मैंने क्यों सेलेक्ट किया है? 0.33 आ रहा है, निकालना क्या है मेरे को? T3 निकालना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? T3 by T1 is equals to V1 by V3 to the power 1 by n. राइट, तो T3 निकालना है। T1 मेरे को दिया हुआ है 500, V1 दिया है, हाँ V1 है 50 और V3 है
60। तो यहाँ से मैं अब T3 कैलकुलेट कर सकता हूँ, कितना आया बताओ। टाइम, जल्दी बोलो यार। 470, गलत है कैलकुलेशन। 50 पे बन रहा है 500, और 80 पे बन रहा है 100। ओके, कितना आया तुम्हारा आंसर? नहीं, 470 आ रहा है क्या, कितना आ रहा है? 287, लेकिन यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें 287 नहीं है। 4 ऑप्शन क्या है वो मैं आपको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत पढ़ने में मैंने भी जल्दबाजी करी। ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तुम्हारा आंसर कितना है? ABCD, क्वेश्चन पढ़ो तो मिल जाएगा आंसर। जल्दी बताओ आंसर। ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, अब बाकी और कुछ बचा नहीं इसमें। हाँ, तो कितने हैं? तुम्हारा आंसर आया 287, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है। दैट इज 29। पहले मेरे को भी लगा कि तुम लोग गलत कैलकुलेट किए हो, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक टूल से कितने बनेंगे, दैट इज 28.7। उसको राउंड ऑफ करके हमने 29 लिख दिया। अब ये डिस्कस किया है वो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2, क्यों नहीं बना? ट्राई करो, ट्राई करो। और एक काम बोलूँगा करने के लिए, करोगे? एक काम बोलूँगा करने के लिए, बोलोगे? करोगे? रोज़ सुबह उठ के आई एम द बेस्ट, मैं गेट निकाल रहा हूँ। आई एम द बेस्ट, मैं गेट निकाल रहा हूँ। जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा, पर मैं गेट निकाल रहा हूँ। आई एम कैपेबल। अब बोलेगा ऐसे बोलने से निकलता तो सब निकाल लेते हैं, ये बोलते ही नहीं है ना, ये तो दिक्कत हो जाती है। आई एम द बेस्ट, और जब मैं बोल रहा हूँ आई एम द बेस्ट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ही इज़ नॉट द बेस्ट। आई डोंट केयर अबाउट ही, आई जस्ट केयर अबाउट माई सेल्फ। क्योंकि मेरे पास ना एक ही काम है जो मैं कर सकता हूँ। क्या? एक ही काम है मैं कर सकता हूँ अपने आप को इम्प्रूव। और वो इम्प्रूव मैं तभी पॉजिटिव एनर्जी से कर पाऊंगा जब मैं रोज अपने आप को बोलूंगा कि आई एम द बेस्ट, आई एम गॉड गिफ्टेड। हम लोग जब से पैदा हुए हैं ना, इतनी निगेटिविटी हम झेल चुके हैं। हमारा दिमाग काम करना, दिमाग तो बस अंड बंड काम करता है, खुद से काम ही नहीं करता। बस दूसरों से कंपैरिजन, देख उसका इतना नंबर आया। घर वाले ना बोले तो बेटा खुद ही मेरा अपने बेटे को रोज समझाता हूँ, अबे तू अपना ध्यान दे ना। और रोता चालू कर देगा सुबह से, मतलब यार वो फर्स्ट आ जाएगा। अबे वो फर्स्ट आएगा, तेरे क्या करना है? तू उसके फर्स्ट आने से रोक नहीं सकता। उसको फर्स्ट आने से पहले तो तू रोकना है, तो फिर गोली मारेगा। उसको गोली मारेगा तो कोई और फर्स्ट आएगा और तू जाएगा जेल में। 90% टाइम लोग बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमको फोर्स करते हैं, लेकिन ये ट्रू नहीं है। ट्रू ये है कि हम खुद अपने आप को ना इस भेड़ चाल में इन्वॉल्व करते हैं।
मेरे को उससे ज़्यादा नंबर चाहिए, उसका कितना नंबर आया। वो थ्री इडियट एक मूवी थी ना, उसके सारे डायलॉग मैं पहले ही क्लास में देता रहा था। साले सब मेरे डायलॉग चोरी करके फिल्म बना दिए, पता नहीं कौन से मेरे स्टूडेंट ने जाके, वो क्या नाम है, कौन था उसका, वो राजू हिरानी को मेरे क्लास की रिकॉर्डिंग दिखा दी होगी, पता नहीं। जस्ट जोकिंग। जस्ट जोकिंग। पर उसमें एक डायलॉग था, पता है कि साला अपन फेल हो जाए तकलीफ कम होती है, अपना दोस्त फेल हो जाए तकलीफ कम होती है, लेकिन अपना दोस्त टॉप कर ले तकलीफ ज़्यादा होती है। तो ये भैया, ये पेरेंट्स तुमको तकलीफ नहीं दे रहे, ये खुद तुम तकलीफ पाल रहे हो दूसरों को देख के। और ये रियलिटी है, क्योंकि हम अपने बारे में सोचते ही नहीं है। हम हमेशा अपने को किसी और के साथ में रख के कंपेयर करते हैं। राइट रॉन्ग, मैं उससे अच्छा हूं, मैं उससे बुरा हूं, वो मेरे से अच्छा है, वो मेरे से खराब है, मैं कल क्या था, मैं आज क्या हूं, ये कंपैरिजन होना चाहिए। यू गॉट द पॉइंट। क्योंकि कभी भी कंपेयर करोगे तो एक पॉइंट तो चाहिए। अब मैं उससे अच्छा हूं, मैं उससे खराब हूं, ये कंपैरिजन कहीं तुमको लेके जाने वाला नहीं है। मैं ये कंपेयर कर सकता हूं कि मैं कल से आज अच्छा हूं कि बुरा हूं। तो उसके लिए रात को 10 मिनट लिखने का है कि आज मैं कहाँ टाइम बर्बाद किया, मैं कहाँ टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज कर सकता था। ये लिखते जाओगे तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा, और हमारा कंपटीशन दुनिया में किसी और से हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं इकलौता हूँ। मेरे हाथ की 5 उंगलियां एक समान नहीं है, तेरे हाथ की हैं। जब मेरे हाथ की 5 उंगलियां एक समान नहीं है, तो मैं किसी और इंसान के समान कैसे हो सकता हूँ? असंभव है ना। तो मैं वो काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी सारी उंगलियों को सेम करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या सफलता मिलेगी? मैं क्या कर सकता हूँ कि यार ये वाली उंगली में ये वाली लाइन थोड़ी गंदी दिख रही है, इसको थोड़ा अच्छा किया जाए। मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूँ, और वो करने की जगह वी आर जस्ट कंपीटिंग एंड कंपेयरिंग आवर सेल्फ विथ अदर्स, जो कि कभी भी संभव है ही नहीं। जो कभी संभव नहीं है, असंभव है, या साइंटिफिकन प्रूफन है कि दो लोगों की उंगलियां नहीं मिल सकती, तो कैरेक्टर और दिमाग और सारी चीजें कैसे मैच करेंगी? तो तुम यूनिक हो इस यूनिवर्स में, तो तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ होना चाहिए। और वो तभी होगा जब तुम भगवान को थैंक यू बोलोगे। और वो थैंक यू कब बोलोगे? जब तुम कहोगे आई एम द बेस्ट। जब तुम कहोगे कि मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, तो भगवान बोलता है हाँ तू, तेरे को कुछ नहीं आता, तू ऐसी रहे, तू जिंदगी भर ऐसी रहे। तो भगवान को भी गुस्सा आता है ना, कि साले को सब कुछ दिया, अभी भी रो रहा है, इसकी इसको रोना ही पसंद है, तो तथास्तु, तू रो, तू रोते रहे, तेरे पास कुछ नहीं है। तो आई एम द बेस्ट बोलने का है। और इसको खाली गेट से रिलेटेड नहीं है दोस्तों। मेरे पास पता है, मेरे से 15-15 साल पुराने पढ़े हुए बच्चे आके मिलते हैं। वो इसलिए नहीं कि उनका एग्जाम निकल गया, इसलिए उनको लगता है सर आपसे जो बात की थी ना, लाइफ हमारी बदल गई थी। और ये जब मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरे से बात करके कुछ नहीं, ये बेसिक जो बातें हैं जो हम रियलाइज़ नहीं करते, मैं बस उसको रियलाइज़ करवाने का प्रयास कर देता हूँ। जो रियलाइज़ कर लेता है उसको लगता है कि बकवास है किसी और से कंपैरिजन करना। बकवास है ये देखना कि उसके पास कितने रुपए का फ़ोन है। क्या मेरे को उस फ़ोन की ज़रूरत है, हम सोचते हैं कभी? आज आईफोन आईफोन आईफोन, 99.99% इतने गंवार हैं ना, उनको फीचर पता है। वो किडनी निकाल के, अपनी निकाल के बेच दे तो ठीक है, साले अपनी माँ की किडनी निकलवा के बेच के आईफोन खरीद लेंगे। हमको वो आईफोन चाहिए क्या? सोचते ही नहीं, क्योंकि बस वो टीवी में ऐड दिख जाता है कि वो हीरोइन आईफोन लेके घूम रही है, हीरो आईफोन लेके घूम रहा है, तो हमको लगता है कि हम भी हीरो बन जाएंगे। अरे प्रभु, वो अलग है, तुम अलग हो। वो फोन किसी के पास भी चले जाए वो नहीं बनेगा, वो वही रहेगा। शाहरुख खान रहेगा, आमिर खान रहेगा, अरविंद राय रहेगा। वो कपड़े बदलने से नहीं चेंज होगा। तो दैट इज द रियलाइजेशन। हमको अपने आप से बात करनी है। यू नीड नॉट टू कंपेयर एनीबडी। किसी और से कंपेयर हम कर ही नहीं सकते, वो मूर्खता है। लेकिन क्या हम कंपेयर कर सकते हैं? अपने आप से बिल्कुल कर सकते हैं। कि कल तो मैंने 5 घंटे पढ़ाई करी थी,
आज 4:30 कैसे हो गया? और कल तो मैंने 5 घंटे करी थी, अब 8 घंटे कैसे हो गया? अब कल 3 घंटे पढ़ूंगा। नहीं, तो बोलना थैंक गॉड, थैंक गॉड आपने मेरे को इम्प्रूव कर दिया। कल मैं 5 घंटे पढ़ा था, आज आपके कारण मैं 8 घंटे पढ़ पाया। थैंक यू, इट्स नॉट मी, इट्स यू। राइट? बहुत बेसिक है यार लाइफ। इंजॉय करो, बिना प्रेशर के इंजॉय करो। सक्सेस झक मार के आती है, भागना नहीं पड़ता। भागना नहीं पड़ता। जो भागते हैं वो कुत्ता बिल्ली बन के ज़िंदगी गुजार देते हैं, चाहे उनके पास कितने भी पैसे हों, चाहे उनके इस हाथ में आईफोन और उस हाथ में BMW हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है? तो इन्जॉय करो और गेट तुम लोग अच्छे से निकाल सकते हो। मेरा काम अभी प्रेजेंटली गेट निकालने का है। ठीक है? और वो तुमको निकालना है माइंड सेट को चेंज करके। आई एम द बेस्ट, भगवान मेरे साथ में है कि नहीं तुम्हारे साथ भगवान? नहीं, वो उसका नंबर 2 नंबर मेरे से ज़्यादा आ गया भगवान, तो उसके साथ में मेरे साथ कहाँ है भगवान? अबे सांस ले रहा हूँ, भगवान मेरे साथ में है। नहीं होता तो सांस नहीं ले पाता, हॉस्पिटल में कहीं पड़ा होता। भगवान हमेशा हमारे साथ में है। हॉस्पिटल में भी जो पड़ा है ना, उसके साथ भी भगवान है। हाँ तो देखो, भगवान को कोस दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोज मत कोसो। भगवान को हम कोस देते हैं और फिर हम ये सोचते हैं कि कोस दिए ना, अब झगड़ा किससे करते हैं? माँ बाप से करते हैं ना। तो भगवान को गाली दे दिया ना, तो क्या भगवान तुम कहाँ बैठे रहते हो? तुम हो नहीं, तुम फालतू का बस बकैती कर रहे हो। लेकिन इसको दिल में नहीं बिठाना है। ये मानना है कि मैं सांस ले रहा हूँ तो वो है तो मैं सांस ले रहा हूँ। और वो जानता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, वो मेरे से बेहतर जानता है। बस इस चीज को हम लोग जो बोलते हैं ना, कर्मण्यवादी का रस्तु माँ फलेषु कदाचन, कर्म कर फल की चिंता मत कर। मैं बहुत कंफ्यूज था बचपन में, मैं बहुत सोचता रहता था कि ये बकवास है सारा। अगर फल की चिंता ही नहीं होगी तो कर्म करूंगा क्यों? अब मेरे को आम खाना ही नहीं है तो मैं आम के पेड़ पे चढ़ूंगा क्यों? सिंपल सी बात है, क्यों चढ़ूंगा? कर्म करूंगा ही क्यों? तेरे को आम खाना है इसलिए तो आम के पेड़ पे चढ़। आम मिलेगा या नहीं मिलेगा ये मत सोच। बस गारंटी ये है कि अगर तेरे को आम नहीं मिला तो भगवान ने तेरे लिए कोई और बेटर फ्रूट डिसाइड किया है। तेरे को भगवान ने आम के बहाने पेड़ पे चढ़ना सिखा दिया है, वो तू कहीं और यूज करेगा और कुछ अच्छा फल लेके आएगा। तो फल की चिंता, आज तुम्हारे लिए फल की चिंता होनी चाहिए गेट। पर गेट निकल जाएगा तो मैं हीरो बन जाऊंगा, नहीं निकलेगा तो मैं गधा बन जाऊंगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पेड़ पे चढ़े, आम खा लिए तो कोई हीरो नहीं बन गए, नहीं मिला तो भूखे नहीं मरे। सिंपली गेट भी है। हाँ, ये नहीं कि आम की चिंता नहीं करो। आम की चिंता नहीं करोगे तो पेड़ पे चढ़ने का प्रयास भी नहीं करोगे, तो गेट निकालना है। दैट्स इट, एंड फॉर दैट आई विल डू वॉट एवर आई कैन डू। बेसिक है यार ये सब ना, मैथ्स बहुत सिंपल है। दिमाग में इतने सारे कंफ्यूजन हैं, वो निकल जाए ना तो ये सब तो आराम से हो जाता है। जितने कंफ्यूजन कम होंगे उतना सब्जेक्ट तुमको क्लियर और विजिबली दिखाई देना शुरू करेगा। चलो ठीक है, कल मिलते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करके लाओगे आप लोग ना, ट्राई करके नहीं, सॉल्व करके, क्योंकि मैं जानता हूं यू कैन डू दैट। लेकिन उसके लिए ट्राई करना